वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरराइटिंग। और सबसे पहले अंडरराइटिंग मतलब क्या, और उसके पहले भी एक वर्ड होता है अंडरराइटर, इसका मतलब क्या। अब देखो, मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है। कंपनीज को कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, पैसे का। तो कंपनी क्या करता है, मार्केट में अपना शेयर इशू करता है और हर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है। तो जिसको भी कंपनी का शेयर खरीदना है वो कंपनी को फेस वैल्यू दे, जो भी फेस वैल्यू 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया, और कंपनी उसको शेयर दे देगा। जैसे मेरे को भी कंपनी का कोई शेयर लेना है तो मैं कंपनी को फेस वैल्यू पे करूंगा, जो भी शेयर का होगा कंपनी मेरे को एक शेयर दे देगा। लेकिन कंपनी को कभी-कभी ना डर होता है कि वो जो शेयर इशू करेगा, मार्केट में शेयर लेंगे कि नहीं, पब्लिक उनका शेयर खरीदेंगे कि नहीं। तो कंपनी एक एजेंट अपॉइंट करता है और एजेंट को क्या बोलता है कि तू हमारा शेयर बेच। और उस एजेंट, और वो एजेंट जो होता है वो कंपनी को क्या बोलता है कि जितना शेयर आपका कंपनी में बिका, अरे मार्केट में बिका तो ठीक है, और जो शेयर नहीं बिका मार्केट में तो वो शेयर को मैं खरीदूंगा। तो इसको बोलते हैं अंडरराइटर। तो अंडरराइटर मतलब वो जो कंपनी को भरोसा दिलाता है कि आप शेयर इशू करो, जितना शेयर मार्केट में बिकेगा वो मार्केट में बिक गया, पब्लिक ने ले लिया, और जो शेयर मार्केट में नहीं बिकेगा वो शेयर मैं खरीद लूंगा। जैसे मैं मान लो कि मैं अंडरराइटर हूं, मैं किसी कंपनी के पास गया, मैं कंपनी को बोलता हूं आप शेयर इशू करो मार्केट में। कंपनी बोलता है ठीक है, और शेयर नहीं बिका तो मैं कंपनी को क्या बोलता हूं, अगर आपका शेयर नहीं बिका तो बाकी का शेयर मैं ले लूंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या बोलेंगे, अंडरराइटर, ठीक है। और अगर पूरा शेयर बिक गया, मान लो कि मैंने कंपनी का पूरा शेयर मार्केट में बिकवा दिया, तो मेरे को कंपनी से कमीशन मिलेगा और उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। क्या बोलते हैं उसको, अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये होता है अंडरराइटर। तो पहले हम मीनिंग देखते हैं अंडरराइटर मतलब क्या। अंडरराइटर इज अ पर्सन who gives guarantee to the company that in the event of under subscription the remaining unapplied shares will be purchased by underwriter। तो बोला है अंडरराइटर इज अ पर्सन who gives guarantee to the company। अंडरराइटर वो इंसान है, वो पर्सन है जो कंपनी को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है, that in the event of under subscription, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया लेकिन खाली 800 शेयर बिका, 200 शेयर नहीं बिका। तो 200 शेयर नहीं बिका, खाली 800 बिका, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जो अंडरराइटर होता है ये कंपनी को गारंटी देता है। क्या गारंटी देता है, इन द इवेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो बोला है अंडरराइटर इज अ पर्सन हु गिव्स गारंटी टू द कंपनी। अंडरराइटर कंपनी को गारंटी देता है क्या, that in the event of under subscription the remaining unapplied share, जो भी unapplied share होगा, unapplied shares का मतलब मैंने तुमको अभी बताया, कंपनी 1000 शेयर इशू करेगा, मान लो मार्केट में खाली 800 शेयर बिका, कितना बच गया 200। ये 200 को बोलते हैं अनअप्लाइड शेयर। तो अंडरराइटर क्या बोलता है, जो भी अनअप्लाइड शेयर होगा, द रिमेनिंग अनअप्लाइड शेयर विल बी परचेज्ड बाय अंडरराइटर। अंडरराइटर बोलता है बाकी का शेयर मैं खरीदूंगा। तो मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, खाली 800 बिका, 200 बच गया, वो 200 कौन ले लेगा, अंडरराइटर। और पूरा का पूरा अगर 1000 बिक गया तो अंडरराइटर को क्या मिलेगा, कमीशन। तो अंडरराइटर मतलब यही होता है कि वो कंपनी को गारंटी देता है कि इन द इवेंट ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो जो रिमेनिंग अनअप्लाइड शेयर्स होगा वो मैं खरीदूंगा। मतलब अंडरराइटर बोलता है कि हम परचेज कर लेंगे, ठीक है। सेकंड, कंप्लीट अंडरराइटिंग। इन दिस केस द एंटायर इशू इज अंडररिटन बाय अंडरराइटर। और partial underwriting, in this case entire issue is not underwritten but only part of issue is underwritten। अब दो टाइप का अंडरराइटिंग होता है, एक होता है कंप्लीट और एक होता है पार्शियल। कंप्लीट का मतलब क्या, जैसे मान लो कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, इन्होंने इशू किया 1000 शेयर। कितना शेयर, 1000, ठीक है। इन्होंने इशू किया 1000 शेयर। अंडरराइटर क्या बोलते हैं XYZ लिमिटेड को, ये पूरा शेयर मैं गारंटी लेता हूं बिकवा के दूंगा। अंडरराइटर ने पूरा गारंटी लिया, तो कंपनी ने बोला कि भाई अगर 1000 में से खाली 800 बिका और 200 नहीं बिका तो इसका क्या। तो अंडरराइटर क्या बोलता है, ये 200 मैं खरीदूंगा। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट अंडरराइटिंग। कंप्लीट अंडरराइटिंग का मतलब इन दिस केस द एंटायर इशू इज अंडररिटन बाय अंडरराइटर। कि अंडरराइटर ने क्या बोला कंपनी को, तुम 1000 शेयर इशू करो, मैं पूरा का पूरा बिकवाने का गारंटी लेता हूं, जो बिक गया, जो नहीं बिका उसको मैं ले लूंगा। और एक होता है पार्शियल अंडरराइटिंग। पार्शियल अंडरराइटिंग का मतलब क्या, इन दिस केस एंटायर इशू इज नॉट अंडररिटन बट ओनली पार्ट ऑफ इशू इज अंडररिटन। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं कि मान लो XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड ने इशू किया 1000 शेयर्स,
तो अंडर राइटर क्या बोलता है कि 500 शेयर्स का मैं गारंटी लेता हूं, 500 शेयर का, और बाकी का 500 शेयर कंपनी खुद बेचेगा। ठीक है, तो अब मान लो अंडर राइटर ने कितने गारंटी किया, 500 शेयर का। अगर मान लो 500 में से 450 शेयर बिक गया और बाकी का 50 नहीं बिका, तो ये जो बाकी का 50 है ये कौन ले लेगा, अंडर राइटर। मतलब कंपनी ने टोटल इशू कितना किया, 1000, लेकिन अंडर राइटर ने पूरे का गारंटी लिया नहीं लिया, फर्स्ट केस में पूरे का लिया था कि आप इशू करो, मैं पूरा 1000 बिकवा के दे दूंगा, जो बिका बिका, नहीं बिका मैं ले लूंगा। लेकिन सेकंड केस में अंडर राइटर ने क्या बोला कंपनी को, आप 1000 शेयर इशू करो, 500 का गारंटी मैं लेता हूं, 500 में से जितना बिका पूरा 500 बिक गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं बिका मान लो 500 में से 450 बिका, तो बाकी का 50 कौन लेगा, अंडर राइटर। अब बोलोगे सर बाकी का 500 का क्या होगा, बाकी 500 अपना कंपनी लेगी, अंडर राइटर के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं। तो जब अंडर राइटर पूरा गारंटी लेता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट अंडर राइटिंग, और जब अंडर राइटर कुछ चीज का गारंटी लेता है, जैसे 1000 में से खाली 500 का गारंटी लिया, 400 का गारंटी लिया, तो उसको बोलते हैं पार्शियल अंडर राइटिंग। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म अंडर राइटिंग, एक और केस होता है फॉर्म अंडर राइटिंग। इसमें क्या है, इन दिस केस अंडर राइटर एग्री टू परचेज सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम द कंपनी, this share must be issued to the underwriter irrespective of public response। फॉर्म अंडरराइटिंग का मतलब, जैसे मान लो कोई कंपनी है, वापस से मैं एग्जांपल लेता हूं, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड इशू कर रहा है मान लो 1000 शेयर, किसके बोलने पे, अंडरराइटर के बोलने पे। ठीक है, अंडरराइटर ने कंपनी को क्या बोला, तुम इशू करो, तो अंडरराइटर कंपनी क्या बोलता है अंडरराइटर को, ठीक है हम इशू करते हैं, क्या गारंटी है पूरा बिकेगा। मान लो अंडरराइटर बोलता है कि मैं गारंटी लेता हूं पूरा बिकवा के दे दूंगा, जो नहीं बिकेगा मैं ले लूंगा, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट अंडरराइटिंग। इन दिस केस द एंटायर इशू इज अंडररिटन बाय अंडरराइटर। सेकंड केस क्या होता है, अंडरराइटर क्या बोलेगा, 1000 में से 500 मैं बिकवा दूंगा, 500 तुम बेचो, तो 500 का गारंटी लिया, तो इसको बोलते हैं पार्शियल अंडरराइटिंग। In this case entire issue is not underwritten but only part of issue is underwritten। और एक होता है फॉर्म अंडरराइटिंग, इस केस में अंडरराइटर क्या बोलता है कंपनी को कि मैं गारंटी नहीं लूंगा पूरा बिकवाने का या आधा बिकवाने का, मैं क्या गारंटी लेता हूं कि तुमने 1000 शेयर इशू किया, तो 1000 शेयर में से 600 शेयर मुझको दे दो, मतलब अंडरराइटर को, और बाकी का जो 400 शेयर बचा 400 शेयर वो किसको दे दो, पब्लिक को, क्योंकि शेयर कोई भी खरीद सकता है। तो इसको बोलते हैं फॉर्म अंडरराइटिंग, कि अंडरराइटर ने पहले ही बोल दिया इतना नंबर ऑफ शेयर्स मैं लूंगा, बाकी का शेयर पब्लिक को बेच दो। तो क्या बोला है, इन दिस केस, मतलब फॉर्म अंडरराइटिंग के केस में, इन दिस केस अंडरराइटर एग्री टू परचेज, अंडरराइटर एग्री करता है परचेज करने को सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम द कंपनी, मतलब अंडरराइटर पहले ही बोल देता है कि मैं इतना शेयर दूंगा। इसमें क्या था, जो बिका, जो नहीं बिका वो लेगा, इसमें भी क्या था, जो बिक गया जो नहीं बिका अंडरराइटर लेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अंडरराइटर पहले ही बोल देता है कि 1000 में से 600 शेयर मेरे को चाहिए, या 1000 में से 400 मेरे को चाहिए, या 1000 में से 300 मेरे को चाहिए। तो यही बोला है, इन दिस केस अंडरराइटर एग्री टू परचेज सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ शेयर फ्रॉम द कंपनी, कि अंडरराइटर पहले ही बोल देता है कि मेरे को इतना शेयर चाहिए। आगे this share must be issued to the underwriter irrespective of public response, और ये कंपनी का ड्यूटी है कि अंडरराइटर ने जितना शेयर मांगा उसको उतना शेयर दे दो, चाहे पब्लिक खरीदे चाहे पब्लिक ना खरीदे, अंडरराइटर ने जितना मांगा उतना अंडरराइटर को इशू कर दो। तो ये है तीन टाइप का अंडरराइटिंग, कंप्लीट अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग और फॉर्म अंडरराइटिंग। ये तीनों का मतलब समझ में आया। कंप्लीट अंडरराइटिंग में अंडरराइटर पूरा गारंटी लेता है कि मैं पूरा का पूरा बिकवा के दूंगा, जो बच गया मैं ले लूंगा। पार्शियल में बोलता है मैं इतना बिकवा के दूंगा, जैसे 1000 में से 500 का गारंटी लेता है, जो बिका बिका, नहीं बिका अंडरराइटर बोलता है मैं ले लूंगा। और फॉर्म अंडरराइटिंग में अंडरराइटर क्या बोलता है, कुछ गारंटी नहीं, इतना नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को दे दो और बाकी तुम पब्लिक को बेच दो, तो कंपनी को उतना नंबर ऑफ शेयर किसको देना होगा, अंडरराइटर को। ठीक है, तो ये 1 मिनट पढ़ो, फिर हम देखते हैं इसके आगे का, कंप्लीट अंडरराइटिंग, पार्शियल अंडरराइटिंग और फॉर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने तीन चीज देखा। सबसे पहले अंडरराइटर मतलब क्या, कि जो कंपनी को गारंटी देता है कि आप शेयर इशू करो, जितना मार्केट में बिका बिका, जो नहीं बिका उसको मैं ले लूंगा। कंप्लीट अंडरराइटिंग में पूरे शेयर का गारंटी लेता है, जो बिका बाकी मैं ले लूंगा। पार्शियल में बोलता है 1000 इशू करोगे तो 500 का गारंटी लूंगा, जो बिका बिका बाकी का मैं खरीद लूंगा। फॉर्म अंडरराइटिंग में कोई गारंटी नहीं लेता, अंडरराइटर क्या बोलता है, तुम अगर 1000 शेयर इशू करोगे
तो उसमें से इतना शेयर मेरे को दे दो, बाकी पब्लिक को दे दो, और कंपनी को उतना शेयर देना होगा अंडर राइटर को। उसके बाद है लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडर राइटिंग। और ये जो फॉर्म अंडर राइटिंग है, इस केस में जो अंडर राइटर होता है इसका लायबिलिटी क्या होता है, तो बोला है दिस लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इज नोन टू द अंडर राइटर एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब ये केस में मैंने तुमको क्या बताया, अंडर राइटर खुद बोलता है कंपनी को कि मेरे को इतना शेयर दे दो, जैसे 1000 में से 600 शेयर दे दो। तो जब अंडर राइटर एग्रीमेंट साइन करता है कंपनी के साथ, तो उसी टाइम पे अंडर राइटर को पता होता है कि उसके हिस्से में 600 शेयर आने वाला है, मतलब इतना उसके ऊपर लायबिलिटी है कि 600 शेयर उसको अपने पास रखना है, चाहे वो कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो यही बोला है कि दिस लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर इज नोन टू द अंडर राइटर एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। This share must be issued to the underwriter without taking into account public response to the issue। और कंपनी का ये काम है, ड्यूटी है कि अंडरराइटर ने जितना शेयर मांगा उतना शेयर उसको दे दो, क्योंकि अंडरराइटर ने अपनी मर्जी से मांगा है कि मेरे को इतना शेयर चाहिए। तो यही यहाँ पे बोला है कि लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडरटेकिंग, कि इस केस में अंडरराइटर को पहले ही पता होता है कि उसके ऊपर कितना लायबिलिटी आने वाला है। तो फिर से दिस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर इज नोन टू द अंडरराइटर at the time of signing the underwriting contract। जैसे अंडरराइटर एग्रीमेंट साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट, उसी टाइम उसको पता होता है कि उसके ऊपर कितना शेयर आने वाला है। और कंपनी का क्या ड्यूटी है, तो बोला है दिस शेयर मस्ट बी इशूड टू द अंडरराइटर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट पब्लिक रिस्पांस टू द इशू। मतलब पब्लिक कितना रिस्पांस कर रहा है, पब्लिक कितना शेयर मांग रहा है वो छोड़ो, बाद में देखो, लेकिन अंडरराइटर ने जितना शेयर मांगा उतना शेयर उसको दे दो, क्योंकि वो लायबिलिटी उसको पहले से पता है। तो ये होता है फॉर्म अंडरराइटिंग, कि जिसमें अंडरराइटर बोल देता है कि मेरे को इतना इतना शेयर चाहिए और कंपनी को उतना शेयर उसको देना होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक रिस्पांस। मतलब पब्लिक कितना भी डिमांड करे फिर भी पहले अंडरराइटर को दो, बाद में पब्लिक को इशू करो। और ये लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडरराइटिंग में क्या बताया कि अंडरराइटर को पहले से पता होता है एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे ही कि उसके हिस्से में कितना लायबिलिटी आने वाला है, कितना शेयर्स आने वाला है, और उतना शेयर कंपनी को देना होगा अंडरराइटर को इररिस्पेक्टिव ऑफ पब्लिक रिस्पांस। कि पब्लिक डिमांड करे चाहे ना करे, अंडरराइटर को उतना शेयर देना होगा कंपनी को। उसके बाद है लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग, कि जो अंडरराइटर होता है इसका लायबिलिटी कितना होता है प्योर अंडरराइटिंग का। मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कंपनी के साथ अंडरराइटिंग का कि जो शेयर नहीं लिखा हो मैं ले लूंगा, तो उस केस में क्या लायबिलिटी होता है अंडरराइटर का, क्या बोला है दिस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर is not known to the underwriter at the time of signing the underwriting contract। ये जो लायबिलिटी होता है अंडरराइटर का, एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे अंडरराइटर को पता ही नहीं होता है कि उसके हिस्से में कितना शेयर आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने तुमको बताया कंप्लीट अंडरराइटिंग, क्या बताया कि अंडरराइटर क्या बोलता है कंपनी को, तुम शेयर इशू कर लो, जितना बिक गया, जो बच गया मैं ले लूंगा। अब कितना बचने वाला है पहले से पता है क्या, नहीं। इसमें भी वही था पार्शियल में कि अंडरराइटर क्या बोलता है इतना शेयर का मैं गारंटी लेता हूं, जो बिका, जो नहीं बिका उसको मैं ले लूंगा। तो जो मैं ले लूंगा वो क्या पहले से पता होता है अंडरराइटर को, नहीं। तो यही बोला है दिस लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर इज नॉट नोन टू द अंडरराइटर एट द टाइम ऑफ साइनिंग द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। खाली पता कब होता है लायबिलिटी फॉर्म अंडरराइटिंग, क्योंकि इसमें अंडरराइटर खुद बोलता है मेरे को इतना शेयर चाहिए। तो जब वो एग्रीमेंट साइन करता है उसी टाइम पे पता होता है उसको कि कितना उसके हिस्से में लायबिलिटी आएगा। लेकिन ये जो केस होता है प्योर अंडरराइटिंग का, एग्रीमेंट साइन करने के टाइम पे या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे अंडरराइटर को नहीं पता होता है कि उसके हिस्से में कितना लायबिलिटी आएगा। आगे इट विल बी नोन टू द अंडरराइटर, अंडरराइटर को पता कब चलेगा, ओनली आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। अंडरराइटर को इस केस में, किस केस का मतलब ये कंप्लीट अंडरराइटिंग और पार्शियल अंडरराइटिंग, इस केस में अंडरराइटर को लायबिलिटी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे नहीं पता होगा। पता कब होता है, उनको लायबिलिटी तब पता चलता है कि पब्लिक ने कितना रिस्पांस किया। मतलब कंपनी ने अगर 1000 शेयर इशू किया तो पब्लिक ने अगर 800 शेयर ले लिया तो पब्लिक का रिस्पांस कितना था 800, 200 शेयर बच गया, वो लायबिलिटी किसका होगा अंडरराइटर का। तो यही बोला है कि इट विल बी नोन, मतलब लायबिलिटी कब पता चलेगा, इट विल बी नोन टू द अंडरराइटर ओनली आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्म्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। जब पब्लिक शेयर खरीद लेगी तब लास्ट में पता चलेगा अंडरराइटर को कि उसके हिस्से में कितना शेयर आने वाला है। इस केस में पहले ही पता था क्योंकि अंडरराइटर खुद बोलता है मेरे को इतना शेयर चाहिए। लेकिन इस केस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे लायबिलिटी नहीं पता था। लायबिलिटी कब पता चलेगा, जब पब्लिक का रिस्पांस आएगा तब। जब पब्लिक ने जितना शेयर खरीद लिया जो बच गया वो लायबिलिटी किसका होगा, अंडरराइटर का, क्योंकि अंडरराइटर गारंटी देता है कंपनी को जो पब्लिक लिया ठीक है, जो पब्लिक नहीं लिया वो शेयर मैं तुमसे ले लूंगा। उसके बाद है मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म,
और एक है अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या? जब कंपनी शेयर इशू करता है तो वो टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म देता है, मतलब जिसको भी शेयर खरीदना है वो कंपनी का फॉर्म खरीदेगा, एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म या तो मार्क होगा या तो अनमार्क। तो मार्क में क्या होगा, अनमार्क में क्या होगा? देखो पहले मार्क देखते हैं। दिस एप्लीकेशन फॉर्म will bear the stamp of underwriter. Credit of mark application form will be given to the concerned underwriter. अब mark application form का मतलब ये जो application form होगा, this application form will bear the stamp of underwriter. ये फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप होगा। अंडरराइटर का स्टैंप है मतलब जितना एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिक ने लिया लिया, और जो एप्लीकेशन फॉर्म बच गया वो कौन लेगा? अंडरराइटर। तो यही बोला है credit of marked application form will be given to the concerned underwriter। तो ये केस में क्या होता है, अंडरराइटर ने कंपनी को क्या बोला कि तुम मार्केट में 1000 शेयर इशू करो, बिकवाने का गारंटी मेरा। तो इसके लिए जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा सब पे किसका स्टैंप होगा? अंडरराइटर का। तो यही बोला है दिस एप्लीकेशन फॉर्म विल बेयर द स्टैंप ऑफ अंडरराइटर, क्रेडिट ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी गिवन टू द कंसर्न्ड अंडरराइटर। अब जो भी कंपनी का शेयर खरीदेगा वो किसका स्टैंप उस पे देखेगा फॉर्म पे? अंडरराइटर का। उसको लगेगा कि अंडरराइटर शेयर्स को बेच रहा है। नॉर्मली अंडरराइटर कौन होता है इसका मार्केट में बहुत पहचान होता है। कंपनी के एक टाइम के लिए कोई शेयर नहीं खरीदेगा, लेकिन अंडरराइटर अगर बोल दिया तो हो सकता है जो उसके जान पहचान वाले वो शेयर खरीद लेंगे। तो इसको बोलते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म, कि जिस फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप होता है। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब जिस पर अंडरराइटर का कोई भी स्टैंप नहीं होता है। तो बोला है दिस एप्लीकेशन फॉर्म will not bear the stamp of any underwriter। तो मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म में स्टैंप होगा अंडरराइटर का, अनमार्क्ड में कोई स्टैंप नहीं होगा। इसमें स्टैंप था तो इसके लिए क्रेडिट किसको करते हैं? अंडरराइटर को, क्योंकि अंडरराइटर ने ये सारे शेयर बिकवाए हैं। और उसमें स्टैंप नहीं है तो क्या बोला है? क्रेडिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म will be given to all the underwriter in the ratio of their gross liability। अब जब कंपनी अपना शेयर इशू करेगा तो एक टाइम पे खाली एक ही अंडरराइटर नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास 4-5 लोग आएंगे और वो पांचों मिलकर बोलेंगे कि हम आपका शेयर बिकवा के देते हैं। तो कंपनी क्या करेगा? सबको 200-200 शेयर बांट देगा। मान लो कंपनी को 1000 शेयर इशू करना है, 5 अंडरराइटर आए तो कंपनी ने पांचों को 200 शेयर इशू कर दिया और सबको क्या बोला कि एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई भी अपना स्टैंप मत लगाना। स्टैंप कब लगाने देता है? जब खाली एक ही अंडरराइटर होगा तो उस केस में अंडरराइटर अपना स्टैंप लगाएगा और वो क्रेडिट किसको मिलेगा? अंडरराइटर को। अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म में क्या बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म पे कोई भी स्टैंप नहीं होगा, तो उस केस में जो क्रेडिट होगा मतलब जो भी शेयर बिका वो किसके हिस्से आएगा? तो जितने भी अंडरराइटर थे, जैसे 5 थे तो पांचों के उसमें क्रेडिट होगा इन द रेशियो ऑफ द ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब इन द रेशियो ऑफ द ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब जितना जिसको हमने फॉर्म बांटा था उस हिसाब से उनके हिस्से में उतना शेयर दे दिया जाएगा। तो ये था डिफरेंस मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म में और अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म में। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टैंप होगा अंडरराइटर का, इसलिए क्रेडिट किसको करेंगे? अंडरराइटर को। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी अंडरराइटर का स्टैंप नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अंडरराइटर है। तो जो भी वहां पे शेयर बिकेगा उसका क्रेडिट सब अंडरराइटर को मिलेगा इन द रेशियो ऑफ द ग्रॉस लायबिलिटी। उसके बाद होता है अंडरराइटिंग कमीशन। अरे कोई अंडरराइटर है वो कंपनी को बोलता है मैं तुम्हारा पूरा शेयर बिकवा के दे दूंगा। अगर मान लो पूरा शेयर बिक गया, जो नहीं बिकेगा वो किसको लेना पड़ेगा? अंडरराइटर को। अगर मान लो अंडरराइटर ने पूरा शेयर बिकवा दिया तो अंडरराइटर के इतना मेहनत फ्री में करेगा नहीं, वो कंपनी को क्या बोलेगा? मेरे को कमीशन चाहिए। और कंपनी उसको कमीशन देगा कि भाई तू मेरा शेयर बिकवा दे। कंपनी के पास पैसा आएगा शेयर बिकेगा तो कंपनी उस पैसे में से कमीशन देगा, उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो क्या बोला है? कमीशन पेड टू द अंडरराइटर, मतलब अंडरराइटर को जो भी कमीशन देते हैं इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं एंड इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। अंडरराइटिंग कमीशन निकालने का फार्मूला है अंडरराइटिंग कमीशन इक्वल टू ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब कि उनके हिस्से में कितना हमने शेयर दिया है बिकवाने के लिए। तो मान लो 1000 शेयर दिया तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब वो शेयर कितने बिकेगा। तो मान लो कंपनी ने अंडरराइटर को 1000 शेयर दिया तो 1000 शेयर हो गया ग्रॉस लायबिलिटी। इशू प्राइस मान लो कि 10 रुपए है, कंपनी बोलता है 10 रुपए में ये शेयर को तुमको मार्केट में बेचना है, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन का एक परसेंटेज होता है, कितना भी ले लोगे 10 20 30 40 तो नहीं चलेगा, उसका रूल है कितना परसेंट ले सकते हो। तो बोला है
द मैक्सिमम परसेंटेज फॉर अंडरराइटिंग कमीशन इज एज फॉलो इन केस ऑफ शेयर 5%, इन केस ऑफ डिवेंचर 2.5%। अगर कंपनी शेयर इशू करेगा और अंडरराइटर शेयर दिलवाने का गारंटी लेता है तो उसको कमीशन मिलेगा 5% से। और कभी-कभी कंपनी क्या इशू करता है, डिवेंचर, और अगर अंडरराइटर डिवेंचर दिलवाने का गारंटी लेता है तो कंपनी उसको कमीशन कितना देगा, 2.5%। तो मान लो उसने शेयर दिलवाया तो इतना उसके शेयर दिलवाना था, तो ये होगा उसका लायबिलिटी, ये हो गया इशू प्राइस, और शेयर दिलवाया तो उसको कमीशन कितना मिलेगा, 5%। तो 1000 into 10 करोगे 10000 होगा, 10000 का 5% निकालोगे तो वो तुम्हारा होगा 500। तो इतना होगा अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब जो भी कमीशन अंडरराइटर को मिलता है उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। और अंडरराइटिंग कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। कितना परसेंट लेंगे, द मैक्सिमम परसेंटेज फॉर अंडरराइटिंग कमीशन इज एज फॉलो इन केस ऑफ शेयर 5%, इन केस ऑफ डिवेंचर 2.5%। शेयर रिक्वायर्ड तो 5%, डिवेंचर रिक्वायर्ड तो 2.5%। तो ये था मीनिंग पहले अंडरराइटर का। अंडरराइटर कौन होता है, जो गारंटी लेता है कि हाँ, कंपनी को बोलता है मैं तुम्हारा पूरा शेयर बिकवा के दूंगा, जो शेयर नहीं बिका वो मैं खरीद लूंगा। कंप्लीट अंडरराइटिंग मतलब पूरे शेयर बिकवाने का गारंटी लेता है, जो नहीं बिका वो अंडरराइटर लेगा। पार्शियल का मतलब कुछ शेयर बिकवाने का गारंटी लेता है, जो नहीं बिका अंडरराइटर लेगा। फॉर्म अंडरराइटिंग में अंडरराइटर खुद बोल देता है कि मेरे को इतना शेयर दे दो, बाकी तुम पब्लिक को बेच दो। लायबिलिटी अंडर फॉर्म अंडरराइटिंग में पहले से पता होगा अंडरराइटर को कि उसको कितना शेयर मिलने वाला है कंपनी से, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उसी टाइम पे उसको पता होता है लायबिलिटी के बारे में। और ये कंपनी का ड्यूटी है कि अंडरराइटर ने जितना शेयर मांगा उतना शेयर तुम उसको इशू कर दो, फिर पब्लिक को दो। उसके बाद लायबिलिटी अंडर प्योर अंडरराइटिंग, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे अंडरराइटर को नहीं पता होता है कि उसके हिस्से में कितना शेयर आएगा, कितना लायबिलिटी होगा। पता कब चलता है, जब मार्केट में पब्लिक शेयर ले लेती है, जो शेयर बच जाता है तब जाकर अंडरराइटर को पता चलता है कि हाँ, बाकी का शेयर मेरे को खरीदना पड़ेगा। उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जब कंपनी शेयर इशू करता है तो फॉर्म इशू करता है एप्लीकेशन फॉर्म कि जिसको भी शेयर लेना है फॉर्म भरो। मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का स्टैंप होगा, और अंडरराइटर का स्टैंप होगा तो जो भी शेयर बिकेगा, फॉर्म बिकेगा, उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, अंडरराइटर को। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब इस फॉर्म के ऊपर अंडरराइटर का साइन नहीं होगा, स्टैंप नहीं होगा, तो जो भी शेयर बिकेगा उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, सभी अंडरराइटर को। मतलब 4-5 अगर अंडरराइटर है तो सबको उसका क्रेडिट मिलेगा। अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब जो भी कमीशन अंडरराइटर को कंपनी देता है उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। और अंडरराइटिंग कमीशन का फॉर्मूला है निकालने का, ग्रॉस लायबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन। लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज कितना दे सकते हैं, शेयर्स के केस में 5%, डिवेंचर के केस में 2.5%। तो ये था तुम्हारा मीनिंग अंडरराइटर का एंड डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स का। इतना कॉपी करो, फिर हम इसके आगे देखते हैं कि और क्या अंडरराइटिंग। तो डियर स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था अंडरराइटिंग का, उसके लिए इतना ही, जिसमें हमने अंडरराइटर का मीनिंग देखा, कंप्लीट अंडरराइटिंग, पार्शियल फॉर्म अंडरराइटिंग, लायबिलिटी देखा फॉर्म अंडरराइटिंग और प्योर अंडरराइटिंग में, एप्लीकेशन फॉर्म देखा, मार्क एंड अनमार्क क्या होता है, अंडरराइटिंग कमीशन देखा, उसका फार्मूला देखा, और कितना मैक्सिमम परसेंटेज होगा ये देखा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का थ्योरी देखेंगे कि अंडरराइटिंग में और क्या-क्या चीजें आती हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, कैसे जनरल एंट्रीज पास होते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इतना कॉपी कर लो और इतना रिवाइज करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अंडरराइटिंग के बाकी के पार्ट्स की और इसके क्या थ्योरी है।